हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का। आज हम लोग आपका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को 1950 से लेकर हम लोग आपका उसके बाद का जो आपका समय पीरियड रहा है हम लोग बेसिकली उसको देखेंगे, या आप ये कह सकते हैं 1947 के बाद के जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग गौर करके देखेंगे। क्योंकि पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंतर्गत हमने आजादी से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझा कि हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर क्या था, मूलभूत हमारी ट्रेडिशनल चीजें क्या थी, किस तरह से ब्रिटिश सरकार जब 2 साल तक यहाँ रूल किया कैसे उन्होंने वो पूरी चीजें वो आपका चेंज कर दिया। उन सभी को हमने गौर करके बहुत अच्छे से आपका देखा, जानने का प्रयास किया। इन सभी को हम लोग आपका हमने पूरी कोशिश की कि किस तरह से चीजें हैं। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और गौर करके देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए आप सभी अच्छे से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है हमें ध्यान देना है कि फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, इसी के अंतर्गत हम लोग अच्छे से गौर करके देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। किसे देख रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को। और हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से लेके 1990 का जो समय है, यानी कि आजादी के बाद से 1990 का वो समय है जब तक एलपीजी आपकी पॉलिसी नहीं आती है। क्लियर है? इस पाठ्यक्रम में हम भारतीय जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो क्या होती हैं, उनके लक्ष्य को पढ़ेंगे। 1950 से 1990 के जो आपके विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उद्योग इंडस्ट्री हो गया, उसमें अपनाई गई विकास की जो नई पॉलिसियां हैं, हम लोग जो नीतियां हैं उन नीतियों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण और सीमाओं की विवेचना करेंगे कि कोई अर्थव्यवस्था है उसके गुण क्या है, सीमा है, तो उनकी विवेचना करेंगे कि क्या है, किस प्रकार से है। इन सभी पर हम लोग अपनी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी क्लासों में अच्छे से बैठ जाइए। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया और प्रारंभ करना है। क्या करना है? विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके, यानी कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या कर सके, उसमें इंक्रीजिंग हो, इस लेवल का उनको करना है। लोगों के लिए समृद्धि और वैभवतापूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराना है कि लोगों के पास आपकी ग्रोथ हो, एक अच्छा खासा उनकी लाइफ स्टाइल हो, उसके लिए जो उनको चीजें चाहिए वो सारी चीजें हम प्राप्त कराएंगे। ये हमने अपना इस तरह की जो नीति थी उनको हमने जारी किया था 1950 के समय में, या उसके बाद में जो हमने आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को जो अंग्रेजों ने पूरा चेंज कर दिया था, उसे मूलभूत क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सही क्रम में चलाने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना चलाई। तो इसके अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे 5 ईयर जो आपके प्लानिंग है हमने किस देश से प्रेरित होकर ली, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, किन किन हमने गोल, किन किन लक्ष्यों को हमने उसके अंदर समाहित किया है। तो इन उन सारे मुद्दों पर, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीधा आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का जो आपका परिचय हम लोग उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कह रहे 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ, यानी कि एक नया दिन निकला। आज हम कैसे हो चुके हैं आजाद। एक समय था कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे, लेकिन आज का जो सूरज है 15 अगस्त 1947 का, इसकी एक अलग ही बात है पूरे देश में, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं आजाद। और किसी की आजादी का जश्न क्या होता है, हमारे उन क्रांतिकारियों से पूछिए जिन्होंने अपनी प्राणों की परवाह ना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर इस दिन के लिए हमें ये दिन आपका उपलब्ध कराया। तो हमें उनकी बलिदान को, उनकी भावनाओं को हमें कदर करनी चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। अतः 200 वर्ष की ब्रिटिश शासन के बाद हमने अपने भाग्य के विधाता बन गए। कितने बाद के बाद? 200 के बाद हम भाग्य विधाता, यानी कि हम जिस तरह से जो चाहे अपने लिए अपना काम कर सकते थे। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था कि राष्ट्र किस तरह से नया राष्ट्र बनाना है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखें तो ये हमारे हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी।
क्या तय करना था कि हमारी जो आर्थिक प्रणाली है सबसे उपयुक्त कौन सी रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। हम ऐसी कोई आपका सिस्टम नहीं अपना लेंगे डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, जिससे केवल कुछ ही लोगों का भला हो। नहीं, हमको ऐसी पॉलिसी अपनानी है, ऐसी नीति का क्रियान्वयन करना है जिसमें आपका हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक लोगों तक विकास का श्रेय जाए, उन तक लोग पहुंचे और हर व्यक्ति का देश की जीडीपी में, देश के विकास में एक कंट्रीब्यूशन हो, एक योगदान हो। ऐसी पहल की हमने कोशिश की थी। कह रहे विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती थी। बॉक्स 2.1 पर जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के प्रतिमान अच्छा लगता था। अब कहते थे जो हमारे आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्रियों में है, ठीक, किंतु वे भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिससे उत्पादन के सभी संसाधन यानी कि खेत हो चाहे कारखाना, ये सारे किसके रहेंगे, सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत है। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो समाजवाद सबसे पहले कहीं उगा है तो आपके भूतपूर्व जो आपके सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस है उसी से निकला है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे, उसके विचारों को अच्छा लगते थे, लेकिन वो कहते थे कि समाजवाद में एक ही कमी है कि अगर सब कुछ सरकार के पास रहेगा तो व्यक्ति की निजी संपत्ति का क्या होगा। इसका मतलब व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, ठीक, ये हमको देखना था। तो हमको इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनानी थी जिसमें समाजवाद का लक्षण हो, जिसमें निजी संपत्ति भी रह सके, सब लोगों को एक समन्वय रूप से काम हो सके। कोई निजी संपत्ति नहीं थी इसमें। अगर आप लोग समाजवाद को अपनाओगे तो आपका किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति जो है आपकी नहीं रहेगी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे सरकार के विभिन्न सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमान और अन्य संपत्ति को परावर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र के लिए पूंजी तथा मार्क्सवाद की अति व्याख्या की विकल्प खोजा। कह रहे जो हमारे आपका नेहरू थे और स्वतंत्र भारत के बहुत सारे नेता और चिंतकों ने मिलकर क्या किया, नव स्वतंत्रता के लिए, भारत के लिए पूंजी और समाजवाद से ऊपर उठकर अतिवादी विकल्पता का खोज किया और बुनियादी तौर पर उन्होंने समाजवाद से सहानुभूति ली। ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई जो उनके समाजवाद में श्रेष्ठताओं, आपके विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त हो, यानी कि उसमें अच्छाई हो, कमी ना हो। इसके अनुसार भारत एक ऐसी समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्र होगा और जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, समाजवादी समाज की भी होगी, सार्वजनिक आपके सेक्टर भी होंगे और एक मजबूत क्षेत्र में रहेंगे, निजी संपत्ति भी होगी और लोकतंत्र का भी एक अपना स्थान होगा। यानी कि हमने समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के मिश्रित रूप को एक्सेप्ट किया है। किसको किया है, समाजवादी और, आप ध्यान रखेंगे, पूंजीवादी को हमने आपका दोनों को मिक्स रूप में उसको एक्सेप्ट किया है। क्लियर है। आइए सबसे पहले हम लोग एक प्रणाली हमको मिला थी कि अर्थव्यवस्था के प्रणालियों के प्रकार कि भारत में कितने प्रकार हैं, इसको पढ़ेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे ताकि आपको सारा क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाए और इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देख सकें। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्या उत्तर देने होते हैं? देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वस्तु और सेवाओं के लिए किस प्रकार उत्पादित आपकी की जाएंगी, उत्पादक इस कार्य के मानव श्रम को अधिक प्रयोग और आपके पूंजीगत मशीन है, उत्पादित वस्तु और सेवा के विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाएगा। इन सभी प्रश्नों के एक उत्तर मांग और पूर्ति बाजार शक्ति पर निर्भर करते हैं। किस पर पढ़ते हैं? मांग और पूर्ति की जो बाजार शक्ति है इस बात के ऊपर निर्भर करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कह रहे जो आपकी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है, इसी हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को हम लोग आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार में मांग है
वहीं उत्पादित वस्तुएं की जाती हैं, उनमें देश के घरेलू एवं बाजारों में आपका सुलभ बना जाता है। यदि करों की मांग और करों का उत्पादन होगा तो साइकिल की मांग है, तो साइकिल का उत्पादन भी होगा। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पूरा मार्केट के। ठीक, यानी कि जितनी मांग होगी उतनी आपूर्ति के अनुसार हम सारी चीजें आपकी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, यदि श्रम की अपेक्षा सस्ती है तो हम मजदूरी से प्रदान विधियों से हम लोग वहां इसका प्रयोग कराएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सारे वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार ही होगा। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, वो किन वस्तुओं को खरीदने में क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि जब जेब में रुपए कितने होने चाहिए, पर कम कीमत पर गरीबों के लिए घर भी आवश्यक है, किंतु इनकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं होती। परिणाम स्वरूप इस वस्तु के उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं होती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसी अर्थव्यवस्था पसंद नहीं थी जो ऐसे व्यवस्था को अपनाने से देश के अधिकांश लोगों की स्थिति सुधारने का अवसर ना मिले। कह रहे हम लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति को नहीं रखना चाहते थे जिससे कि हर देश मतलब हर लोगों की स्थिति में आपका सुधार ना हो। वो क्या चाहते थे? सब लोग के जीवन में सुधार आए। समाजवाद इन तीन प्रश्नों के उत्तर आपका पूर्णतः विभिन्न तरीके से देता है। समाजवाद में सरकार ही निर्णय लेती। समाजवाद में क्या करता है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उत्पादन कैसे होगा, कितने प्रकार से किया जाएगा और कितना उत्पादन किया जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है आपका सरकार की। ठीक, कि कितना उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सरकार की। चलिए, समाज की आवश्यकताओं के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि किसी देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों को वैकल्पिक इच्छाओं का कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार को ही यह निर्णय करती है कि वस्तु का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाएगा। सिद्धांत यह माना जाता है कि समाज का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। कितने आधार पर होता है? लोगों की आवश्यकता क्या है इसके आधार पर, ना कि वो किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं उसके आधार पर। इसके विपरीत समाजवादी राष्ट्र में अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का भी कोई स्थान नहीं होता। समाजवाद में क्या नहीं है? कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक राज्य वस्तु राज्य की नहीं होती, राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। कह रहे चाइना और क्यूबा में क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और उनके अनुसार ही चीजें होती हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। कैसी हैं? मिश्रित है, अर्थात सरकार और बाजार एक साथ तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, कितना वितरण होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार में उन्हें उपलब्ध सुलभता को प्राप्त कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सके। सरकार उन आवश्यकता और वस्तुओं की चीजों को सुलभ करा सके जिन्हें बाजार सुलभता से विफल हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका सरकार क्या कराती है? प्राप्त कराने की कोशिश करती है। ठीक है, कि किस प्रकार योजना होगी, क्या होगी। योजना क्या है इसको आप घर से देखेंगे, नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा। तो एक बार आप देख लीजिए आर्थिक प्रणालियों के प्रकार में हमको कौन सी प्रणाली एक्सेप्ट करनी है, उसको इसमें साफ साफ दिखाया गया है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाएं। कह रहे सरकार के लिए अर्थव्यवस्था योजना बनाती है। ये डिपेंड करते हैं, निजी क्षेत्र को भी योजना के लिए प्रयास के लिए एक अंग बनाने का प्रोत्साहन करते हैं। अब कह रहे हैं औद्योगिक नीति 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक को यह भी दृष्टिकोण है कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब मेरा क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना
आयोग के स्थान पर कौन सा नया निकाय बनाया है, ये आपको बताना है। कह रहे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। अब जो हमने 5 ईयर प्लानिंग बनाई है उनके लक्ष्य क्या है? किसी योजना में स्पष्ट निर्देशित लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या था? समृद्धि यानी कि ग्रोथ, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, समानता यानी इक्वालिटी। किस पर बात कर रहे थे हम? इक्वालिटी पर। ठीक, किस पर बात करी? समानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। जरूरी नहीं है कि हर योजना में इनको बराबर वैल्यू मिले। चाहे आपका, देखिए नीचे लिखा है ना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, जरूरी नहीं कि सारी को एक बराबर हम लोग आपका वैल्यू दे। नहीं, क्या हो सकता है अगली में आपका प्रेफरेंसेस जो है हमारे चेंज हो सकती हैं। जो हमारी महत्वता है वो आपका बदल सकती है किसी को लेकर, कि हम पहले किसी को रखें। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जाती है। कैसे लक्ष्य चुनेंगे? जिनको हम लोग क्या करेंगे कि हम उनको आपका प्राइमरी मानेंगे। उनको क्या समझेंगे? हम उनको आपका प्राइमरी। योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों का कोई अंतर विरोध ना हो सके। क्या ना हो सके? कोई भी अंतर विरोध ना हो सके। योजना के इन लक्ष्य के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्या है चीजें, किस प्रकार से हैं? देखिए, इसका अर्थ है कि देश के वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि में सेवा का विस्तार, पूंजी की क्षमता की वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाण सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तु और सेवा के उत्पादन का मूल्य बाजार है। यानी कोई आपसे पूछ ले अर्थव्यवस्था की भाषा में कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक इंडिकेटर जो आपका सूचकांक है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं इसमें सूचकांक है आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निरंतर वृद्धि यानी कि जीडीपी। जीडीपी होती क्या है? एक वर्ष की अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बाजार का जो मौद्रिक मूल्य है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो एक बार आप सभी बच्चे जीडीपी को लिख लीजिए। जीडीपी की आप परिभाषा को लिख लें। चलिए, देख लिया इतना, आगे बढ़िए। आपने ये अवधारणा कक्षा 10 की पुस्तक में पढ़ी है। जीडीपी को एक केक मान लीजिए। जीडीपी का मान लिया एक केक। समृद्धि का अर्थ है केक के आकार में वृद्धि। तो समृद्धि का क्या समझेंगे कि जो केक है उसके आकार में वृद्धि। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे यानी कि उसको खा पाएंगे। ठीक, यदि भारतीय जनता के पास अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार वस्तु और सेवा का उत्पादन अधिक करना होगा। कैसे करना होगा? वस्तु और सेवा का उत्पादन अधिक करना होगा। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों को से प्राप्त ये औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में भारत का योगदान अधिक है। जो हमारी कृषि है उसका योगदान कैसा है? अधिक है। कुछ तो आपका सेवा क्षेत्र में वृद्धि इसमें अधिक योगदान देती है। कह रहे कहीं तो आपका सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा दिखाई देगा, कहीं आपका एग्रीकल्चर का दिखाई देगा। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं आधुनिकीकरण की, मॉडर्नाइज की, कि वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन को नई नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुरानी बीजों के स्थान पर बीजों का नई किस्म की बीजों का प्रयोग करता है कि क्या हो, वो आपका पुराने के स्थान पर आपका नए प्रकार की जो बीजों की किस्म है उनका प्रयोग करता है।
उस प्रकार एक फैक्ट्री में नई मशीन का प्रयोग उत्पादन में बढ़ाता है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। यानी कि आप नई तकनीक को अपना रहे हैं, इसी नई तकनीक को एक्सेप्ट करना ही क्या है, मॉडर्नाइज है। कोई आपसे पूछ ले आधुनिकीकरण क्या है, तो आप कहेंगे नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। क्या है? नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। चलिए देख लीजिए इसको एक बार। पूरे सेक्टर को जितना हमने पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? देख लें एक बार आप सभी। कोई डाउट किसी का? तो हमने एक नया बिंदु शुरू करा है, आधुनिकीकरण। देखिए अभी हमने ये क्षेत्र हमने छोड़ दिया है, इनके विषय में नहीं पढ़ा है। महालनोबिस भारत के योजनाकार के निर्माता पीवी महालनोबिस ने क्या किया था, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको चलाना भाप का प्रारंभ किया था। कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस की अवधारणा पर ये सारी चीजें बनी हुई थी। कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जैसे यह स्वीकार करना है कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं कि महिला और पुरुष के जो राइट्स हैं वो कैसे हों, इक्वल हों। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? इक्वलिटी की बात भी हमने करी थी। ठीक। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों और आदि तक स्थान में प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला ही समाज अधिक समृद्ध होता है। यानी कि वो समाज जो आपका नारियों को घर से बाहर निकालकर बैंकिंग, कारखाने, स्कूल हर आदि में उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, वही अर्थव्यवस्था बहुत आगे आपका क्या करती है, आपका आगे बढ़ती है और आगे जाकर काम करती है। क्लियर है? चलिए देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार सर्विस सेक्टर को देखते हैं कि सेवा क्षेत्र क्या होता है। देश के विकास के साथ साथ एक संरचना में परिवर्तन आता है। भारत में यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के नए नए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है। क्या हुआ है? एग्रीकल्चर का जो आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हिस्सेदारी कम हो रही है। उद्योग का भी अंश प्रधान है। विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचाकर जीडीपी में सेवा का अंशदान अन्य क्षेत्र से अधिक है। यानी कि हमारे 3 सेक्टर महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर, विनिर्माण यानी कि जो इंडस्ट्री वगैरह है, और सर्विस सेक्टर जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल, स्कूल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सर्विस प्रोवाइडर में है। तो कह रहे हैं कि इसका योगदान कैसा है, अधिक हो रहा है, और इन सब के बारे में अधिक पढ़ रहे हैं। चलिए देख लिया। तो अब इसके आगे बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आत्मनिर्भरता को हम लोग आपका कल देखेंगे। फिलहाल अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में, आप मुझसे पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपको देना है। भारत के जो आपके महालनोबिस हैं, महालनोबिस, इनके विषय में हम लोग कल बहुत अच्छे से गौर करके पढ़ेंगे। तो हमने आज इसके अपने टॉपिक के अंतर्गत ये आपका जानने का प्रयास किया है बेसिकली कि 1950 से 1990 के बीच का जो आपका दशक, मतलब जो आपका समय है उसको देख रहे हैं। और बेसिकली अभी तो हमने पंचवर्षीय योजना का हम लोग आपका बेस प्रारंभ किया है। उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। उसमें समाजवाद को देखा, पूंजीवादी को देखा, उसके साथ हमने मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में हमने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया है, जो रूस से संबंधित है, लेकिन कुछ लक्ष्यों पर आधारित है, जिन लक्ष्यों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।